एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। और पॉलिटिकल साइंस के 19 प्रश्नों को आज की वीडियो में करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके प्रधान अंग कौन है, मेन ऑर्गन क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रधान अंग है, मेन ऑर्गन है, वो है संयुक्त राष्ट्र सभा। तो उसके बाद है सुरक्षा परिषद, और तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है न्यायिक परिषद, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। ये क्या है? ये सभी जो है यानी कि छह जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग है। ये छह का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको समझना रहता है, यानी कि कोई फैक्ट दिया उसको आप लोग समझ लिए और अपने मन से बना करके एग्जाम में आंसर को लिख दिए। और एक क्वेश्चन होता है जिसको आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझ में आता कुछ है ही नहीं। नाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग कौन कौन है, तो ये छह जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग है। छह का नाम आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? WHO आप लोग कई बार नाम सुनेंगे, WHO, लेकिन ये विश्व स्वास्थ्य संघ जो होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, WHO जो होता है, ये होता क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं वही आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संघ यानी कि WHO जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। और इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है, उस उद्देश्य है कि सभी देशों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में, यानी कि जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं समझ में आएगा। तो अभी आप लोग को समझा देते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संघ यानी कि WHO जो है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि WHO जो है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संस्था है। जो किसी देश का विशेष संस्था होता है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था कौन है, तो WHO है। अब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में भी लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाएगा, पता ही होगा आप लोग को कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी। अब मेन को जो आ जाती बारी कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, WHO का मेन उद्देश्य क्या है। तो WHO का मेन उद्देश्य है वो ये है कि सभी देश यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सभी देश के जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उनमें सुधार आए। यही जो है WHO का मेन उद्देश्य है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। 1948 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो जेनेवा में स्थित है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से आपको आंसर को लिखना है। समझ गए? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, शीत युद्ध क्या होता है? ये आप लोग कई बार सुने होंगे, कई बच्चों को पहले से इसका आंसर पता ही होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो आज आपको बता देते हैं। और एक और चीज बताते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपको बताए थे ना, वो क्या था, रटने वाला क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको समझने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझा देते हैं कि अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा फिर भी आप लोग लिख पाइएगा, और 2 नंबर में पूछा जाएगा तब भी लिख पाएगा। तो सिंपल वे में समझिए, शीत युद्ध। पहला तो आप लोग यहाँ पर पढ़े क्या, युद्ध। किस भाई कई बच्चे जब युद्ध को नहीं पता होगा इसका आंसर, वो लोग क्या सोचेंगे, युद्ध मतलब कई देशों के बीच युद्ध होगा, उसी को इसमें बताया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं इसमें कोई युद्ध होता ही नहीं, एक्चुअल में कोई युद्ध होता ही नहीं है। क्या होता है, दो देशों के बीच जो आपसी मतभेद हो जाता है। जैसे एक देश है, यहां पर बताते हैं आपको, एक देश है ए और एक देश है बी, ठीक है। अब इन दो देशों के बीच क्या है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इनके बीच भी कुछ मन मुटाव है। जैसे हो जाता है एक दूसरे आदमी से मन मुटाव से झगड़ा, लड़ाई नहीं होता लेकिन मन मुटाव हो जाता है। वैसे ही दोनों देशों के बीच मन मुटाव है, नहीं इस पे युद्ध करा, नहीं इस पे युद्ध करा, लेकिन दोनों बीच के जो देशों के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न है उसी को कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध में किसी हथियार का युद्ध नहीं किया जाता है। शीत युद्ध जो होता है ये हथियार विहीन युद्ध होता है, यानी कि इसमें किसी हथियार का युद्ध किया ही नहीं जाता है। जब दो देश आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं तो उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता दिया। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग और डिटेल में बताइएगा। इसमें किसी तरह का हथियार का यूज किया जाता है, चाहे बम गोला, किसी भी चीज का यूज नहीं किया जाता है। जब दो देश के पास आपसी मतभेद हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, उसी को कहा जाता है शीत युद्ध। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। समझ गए ना? ये सब क्वेश्चन जो है ये सब आपको अपने मन से बना करके लिखना है। जो ऊपर में क्वेश्चन फर्स्ट नंबर बताए थे इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को याद करना पड़ेगा। समझ गए ना? और जो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं सबको, इसको तो आपको सिर्फ समझना है और अपने एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में बना करके आप लोग को एग्जाम में आंसर को लिखना है। समझ गए? बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण से आप लोग क्या समझते हैं? कई बच्चे जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर टीवी चैनल पर न्यूज़ देखते होंगे तो कई बार सुने होंगे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। लेकिन इस वर्ड का मतलब होता क्या है? तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या होता है ये तो समझ गए, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन इसका मतलब होता क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का सीधा अर्थ है कि महिलाएं के पास इतनी शक्ति हो कि वे सामाजिक, आर्थिक व राष्ट्रीय दायित्वों की निर्वाह की क्षमता प्राप्त कर सके। देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि महिला इतनी सशक्त हो कि वो सामाजिक
आर्थिक रूप से और राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह अपने आप कर सके। समझ गए ना। अब कई लोग आप लोग देखते होंगे कि जैसे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, उससे पूछा जाता है कि आप क्या सबसे पहले काम करना चाहते हैं, तो कई उसमें से जो महिला रहती है या कोई पुरुष भी रहते हैं जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, कोई भी ऑफिसर बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो क्या बोलते हैं, हमें वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना है, यानी कि महिला सशक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना है, यानी कि महिला सशक्तिकरण पर काम करना है, महिलाओं कैसे आगे बढ़ सके। अगर महिला बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा? अगर महिला शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर पाएंगे, इससे क्या होगा, देश का विकास होगा, देश में सभी बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। लेकिन अगर महिला ही नहीं शिक्षित होगी तो अपने बच्चे को क्या शिक्षित करेगी, इससे देश का ही नुकसान होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है देश में क्या है, तो महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण का सीधा अर्थ होता है कि महिलाओं के पास इतनी ज्यादा शक्ति हो या इतना सशक्त हो महिला कि अपनी सामाजिक, आर्थिक व राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह कर सके, करने में सक्षम हो। समझ गए, यही होता है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकार उन आधारभूत, आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार उन आधारभूत, आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिसके बिना देश का नागरिक जो है, देश के जो लोग हैं, जैसे कि हम लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, ये अपने जीवन का विकास कर ही नहीं सकते। 44वें संविधान संशोधन के बाद 6 तरह के मौलिक अधिकार नागरिकों को, यानी कि लोगों को प्राप्त कर दिए गए थे। और वे अधिकार कौन कौन थे? 6 को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। समझ गए, इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। पहला था समता का, समानता का अधिकार, दूसरा था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तीसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा था शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और पांचवा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और छठा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अगर सेम ये क्वेश्चन अगर आपसे ये 2 नंबर पूछा जाएगा तो ऐसे लिखना है। अगर सेम ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है? समानता का अधिकार, इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा कि पूरे भारत में लोग, सभी लोग समान रूप से एक हैं। दूसरा क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, सभी लोगों को अपनी संस्कृति और शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार मिल चुका है भारत में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, पूरे भारत में कोई भी कहीं जा सकता है, तो ये हमारा तीसरा अधिकार। और चौथा था शोषण के विरुद्ध का अधिकार, अगर हम पर कोई शोषण करेगा, हमें शोषित करेगा तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी हमें अधिकार दिया गया। और चौथा, पांचवा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार यानी कि कोई भी हमारा अगर कुछ भी कर सकता है तो संविधान के तौर से, जैसे संविधान में जो नियम बनाएगा उसके मुताबिक उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। और छठा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम जो चाहे, जो धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को अपना सकते हैं। तो ये क्या था? तो ये था 44वें संशोधन के द्वारा दिया गया हमें 6 मौलिक अधिकार। इन 6 को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 2 नंबर पूछेगा फिर भी आप लोग सिर्फ ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन अगर 5 नंबर पूछेगा तो जिस तरह से बताया आपको इस तरह से थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा, हो गया। समझिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीमारू राज्य का अर्थ क्या होता है? अब जो किसी राज्य को अगर हम बीमारू राज्य कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तो बीमारू राज्य भारत के वैसे राज्य को कहा जाता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जहां पर लोगों में शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है। देखिए, बीमारू राज्य उस राज्य को कहा जाता है जहां पर कि आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों में शिक्षा की कमी है, जहां पर जिस भी राज्य में, सिंपल वे, ये सब छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिर्फ अपने मन से जो बताते हैं आप लोगों को, इसको आप लोगों को अपनी मन में से बना करके एग्जाम में आंसर को लिखना है। अपने मन से, यानी कि खुद से आंसर आप लोग बना के लिखिएगा, सिर्फ आपको समझना है कि बीमारू राज्य कहते किसे हैं। तो बीमारू राज्य वैसे राज्य को कहा जाता है जिस राज्य में शिक्षा की कमी रहती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा रहती है, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति रहती है वो बहुत ज्यादा दयनीय रहती है, कमजोर रहती है, इसी को क्या कहा जाता है? बीमारू राज्य कहा जाता है। अब भारत में कौन कौन से बीमारू राज्य है तो वो देख लीजिए। इसका उदाहरण है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के भी जो कुछ हिस्सा है, जो सीमावर्ती राज्य है, असम के सीमावर्ती राज्य है, बिहार के कुछ सटे हुए, वो सब क्या है? तो बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, ये सब क्या है? तो बीमारू राज्य है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन से बीमारू राज्य कौन सा है, तो चारों का 5 को जो है ना, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, इस सबको आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्या है? तो बीमारू राज्य। बीमारू राज्य कहते हैं किसने? तो ऑलरेडी बता चुके हैं। बीमारू राज्य वैसे राज्य को कहते हैं जो राज्य की, जो जिस भी राज्य में शिक्षा की कमी रहती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा रहता है, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति रहती है उसमें बहुत ज्यादा दयनीय रहती है, इसी राज्य सबको क्या कहा जाता है? बीमारू राज्य कहा जाता है। और इस सब राज्य का नाम याद रखिएगा, ये सब क्या है? तो बीमारू राज्य। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन आप लोग को बताएं, 6 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ। और अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग की थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है या कुछ तैयारी ही नहीं हुआ, या कई सारे बच्चे होंगे जो पूरा तैयारी करके बैठे होंगे, अपना वेट करेंगे किस तरह से हम रिवीजन करें, तो उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर तैयारी कर चुके हैं तभी भी पीडीएफ ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पड़े फिर भी आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ आपको मिलेगा क्या क्या? तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, तो उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को
मिल जाएगा और पीडीएफ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब मिलेगा। इसमें अगर आप जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया हो ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। 99% क्वेश्चन, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं, जो भी प्रश्न आएगा इसमें से ही आएगा। समझ गए? तो जो लोग अब पूरा तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, वो लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े, वो लोग भी इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और एक सेट का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सेट है उस 5 सेट का पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज है, यानी कि 25 रुपये है। समझ गए? इतना कम इसीलिए रखें ताकि जितना भी बच्चा, हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। लेना किस तरह से? तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और जो भी आपका 500 का 500 बता दिया और 500 का पीडीएफ जो होगा आप लोग को मिल जाएगा। ये ओनली 25 रुपये आप लोग को 500 सब्जेक्ट का मिल रहा है। समझ गए ना? तो 500 का पीडीएफ लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।